हमारी चर्चा चल रही थी। सुधा माता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, वो गलती से हो गया था। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो कल तो हमारी सारी चर्चा उन वर्णमाला के अक्षरों को समझने में ही चली गई थी। कल वैसी कोई सैद्धांतिक चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन आज एक अवसर मिला है, थोड़ी सी देर चर्चा कर लेते हैं, 3:30 बजे तक लगभग। मन का प्रकरण चल रहा था, यानी चित्त का। और इस चित्त के प्रकरण में हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं अभी तक, और बहुत सारी चीजें आगे और भी देखेंगे। कोई मुझे याद दिलाएंगे परसों क्या कह के छोड़ा था और कहाँ हमारी बात समाप्त हुई थी? कोई याद दिलाइए। आचार्य जी, हाँ आप जी। तत्व रजतम को कहाँ, किस स्थिति पर नहीं, मतलब किस स्थिति पर रोकना चाहिए, आप उस प्रकरण पर बात करने वाले थे कि सत्व रजतम कहाँ उपयोगी है, कहाँ पर अनुपयोगी है। इस विषय पर स्पष्टीकरण था आपका। हाँ जी, हाँ जी। और क्या कराया था उस दिन, बताया क्या था परसों? परसों बताए थे आप सत्व गुण और रजोगुण तमोगुण की विशेषता बताए थे कि ये उपयोगी कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर इनका अनुपयोग, वहाँ कहाँ पर इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये बताने वाले थे आप। इसकी हाँ जी विशेषता बताए थे आपने परसों जी के दिन। जी, बहुत सुंदर, उत्तम। इसका मतलब आप ध्यान से सुनते हैं। परसों जी जी। को शब्द रूप रेफरेंस से जोड़कर भी बताया था आपने ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। आचार्य जी, एक आपने चित्त और मन का बारे में बताया अभी कि चित्त और मन में थोड़ा अंतर और बता, क्या है जी? दोनों में अंतर है या कोई एक ही चीज है? अभी एक ही लेके चलेंगे कि ये एक ही चीज है, आप उसके लिए चिंता मत करिए। कई लोग ये बार बार पूछ चुके हैं। आप परसों शायद कक्षा में थे नहीं, तब भी आर्यस जी ने पूछा था, और बाकी कई लोगों ने कई बार पूछा है कि ये चित्त क्या है, मन क्या है, और बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। बात करेंगे इस पर। ठीक है। हाँ, जब वो अच्छे से और खोल के बताएंगे ना, तो इन चारों का भेद भी पकड़ में आ जाएगा, और फिर हम इनके कार्यों को भी देख सकेंगे, लक्षणों को भी देखेंगे। लेकिन अभी पहले जो प्रकरण चल रहा है उसको थोड़ा आगे बढ़ा लें हम। मैंने आज के लिए एक बात कही थी कि जब ये इतने उपयोगी हैं, रजोगुण भी बड़ा उपयोगी है हमारे जीवन में, तमोगुण भी बहुत उपयोगी है, और हमारे जीवन के व्यवहारों को चलाने में, जीवन के उत्तम संचालन में रजोगुण की भी भूमिका है, तमोगुण की भी भूमिका है, और सत्वगुण की भूमिका से तो अधिकांश लोग परिचित हैं ही। सब लोग उसकी उपयोगिता को जानते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं उसका। और आज के लिए मैंने एक बात और कही थी जो शायद आप लोग भूल गए हैं। वो बात ये थी कि जब ये सत्वगुण इतना लाभकारी है, तो फिर ये बढ़े कैसे, इसका उभार कैसे किया जाए, और अधिक लाभ कैसे लिया जाए, है ना? अब सबको यही चाहिए जब सत्वगुण ही, तो फिर सत्वगुण को बढ़ाया जाए, बढ़ाने पे काम किया जाए। वो क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों पर आज बात करेंगे। लेकिन पहले उस चीज पर हम बात करते हैं कि रोके तो रोकें कहाँ इन्हें, और उपयोग ले तो ले कहाँ। तो जैसे परसों की कक्षा में हमने चर्चा की थी कि सत्वगुण, क्षमा कीजिए, रजोगुण और तमोगुण कैसे हमारे जीवन में लाभकारी होते हैं। तो देखिए, एक दो उदाहरणों से और देख लीजिए तो और पता चल जाएगा कि कितना लाभ देते हैं ये हमें। एक दिन की बात है, मैं एक घटना बताता हूँ आपको, बड़ी मजेदार घटना है। मैं एक बार अपने यहाँ का रेलवे स्टेशन है, मैं वहाँ अपनी छोटी बहन को छोड़ने गया बाइक से। बाइक से वहां छोड़ा उन्हें, और ट्रेन आ गई इतनी देर में। आगे खड़े थे हम शुरू में ही, जहाँ ट्रेन आके रुकती है, लेकिन ट्रेन जो उसका कोच था जहाँ उसे बैठना था छोटी बहन को, वो पीछे की ओर था। तो हम वहां भागे जब तक ट्रेन रुकी, और वहां तक पहुंचने में हमें काफी समय हो गया उस कोच तक। फिर वहां तक पहुंचे भी हैं, भीतर गए हैं, काफी भीड़ थी, और अंदर तक उसकी सीट ढूंढने में भी थोड़ा समय लगा। मैं उसकी सीट को व्यवस्थित कराने में, बताने में कि ऐसे बैठना है, ऐसे करना, क्योंकि पहली बार ट्रेन से लंबी यात्रा के लिए वो अकेली जा रही थी। अब इस प्रक्रिया में काफी समय हो गया, और इतने में वो समय समाप्त हो गया कि जितने समय में कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर खड़ी रहती है। ट्रेन चल पड़ी थी, और ट्रेन में भीड़ थी अधिक। रिजर्वेशन वाला ही डिब्बा था, ऐसा नहीं कि जनरल का था, तो उसमें तो समस्या होती है। मैंने सोचा कि मैं पीछे के गेट से निकल जाऊंगा, लेकिन पीछे के गेट पर काफी सारे लोग खड़े थे, घेरे हुए थे, तो मुझे वहां से निकलना संभव नहीं दिखाई दिया। चल पड़ी थी ट्रेन वहां से। अगर नहीं उतरता तो फिर बहुत दूर जाके उतरता, बहुत दूर, क्योंकि आसपास कोई स्टेशन था भी नहीं।
अब मैं आगे के गेट की तरफ भागने लगा। आगे से एक दंपत्ति आ रहे थे अपना खूब सारा सामान लेके। अब उनको भी क्रॉस करने में थोड़ा सा समय लगा। आगे और लोग गेट के आसपास खड़े थे, उनको हटाने में, उनसे कहने में। एक पुलिस वाले ने पूछा उतरना है? मैंने कहा हाँ जी उतरना है। अब उन्होंने जल्दी से रास्ता बनवाया। इतने में ट्रेन काफी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब उतरना तो था। मुझे एक क्षण को तो ऐसा लगा कि उतरा और नहीं उतर पाया ठीक से तो फिर चोट लगेगी बढ़िया वाली, आज एक्सीडेंट यही होगा। लेकिन फिर विश्वास था थोड़ा सा अपने, मेरा शरीर बहुत हल्का है और जो स्फूर्ति है, जो मैं रजोगुण का उपयोग लेता हूँ, उस पर मुझे विश्वास था और मैंने चलती हुई ट्रेन से लगा दी छलांग। तो विज्ञान भी पढ़ रखा है विधिवत, और जहां से मैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के नियमों को जानता था कि जितनी ट्रेन की गतिज ऊर्जा है उसके अनुसार ही गतिज ऊर्जा हमारी होनी चाहिए। अगर वो स्थितिज ऊर्जा में बदल गई तो व्यक्ति गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। ये हम पढ़ते थे बचपन में। अब जितनी ट्रेन की गतिज ऊर्जा थी उतनी ही अपने पैरों की गतिज ऊर्जा लगातार बना के रखी और दौड़ते हुए तेजी से ट्रेन के साथ साथ मैं आराम से निकल गया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं जैसे पिछली कक्षाओं में भी कहता रहा हूँ, कोई महान काम नहीं किया, कभी ये सोचे कि बहुत उच्चतम स्तर का कार्य कर दिया। सामान्य काम था। बहुत सारे लोग ऐसे उतरते हैं, चलती हुई ट्रेन से, चलती हुई बस से ऐसे उतरते हैं, बाइक से कूद जाते हैं कई बार ऐसे ही। लेकिन यहाँ कूद के जो प्राण रक्षा कर ली, या जो मैं बहुत दूर जाके उतरता, एक बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। टीटी आता मुझे पकड़ लेता बिना टिकट के, तो कई सारी और हानियों से यदि मैं बच पाया या एक्सीडेंट होने से बचा। इसमें सबसे बड़ा जो सहायक बना मेरे लिए, वो कौन बना? ये रजोगुण ही था, वो क्रियाशीलता ही थी, वो चंचलता ही थी जो मुझे बचा के ले गई। अब ऐसा ना समझे कि यहाँ तमोगुण की भूमिका नहीं थी या सत्वगुण की भूमिका नहीं थी। सत्वगुण अपने अपने अलग से काम कर रहा था, जिसका मुझे ज्ञान था, जो मुझे ज्ञान करा रहा था सत्वगुण, कि यदि आपकी गतिज ऊर्जा बराबर नहीं रही ना ट्रेन के बराबर, आज मुंह जाके लगेगा नीचे भूमि में और घर बच के नहीं जाओगे। ये जो ज्ञान हो रहा था और बड़ी शीघ्रता से ज्ञान हो रहा था, ये तो सत्वगुण करा रहा था। लेकिन जितनी भी वो सक्रियता थी, क्रियाशीलता थी, चंचलता थी, वहां जो भी काम दे रही थी, वो रजोगुण के कारण से थी। तो जो परसों की कक्षा में मैंने बताया कि ये कैसे रक्षा करती है हमारी, तो ऐसे रक्षा भी कर सकती है। उस दिन तो खूब सारे उदाहरण आपके सामने रखे थे। अब देखिए, एक उदाहरण और मुझे याद आया अभी, वो और बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक दिन घर की ही बात है, अपने ही घर की। एक छोटी सी हमारी भांजी थी, लगभग 3 वर्ष की होगी। हम खेत में जाने वाले थे, वो हम उसको घर पे ही छोड़ के जाने वाले थे उसकी माँ के पास। लेकिन वो हमारे साथ जाने की जिद कर रही थी, रोने लगी। हमारी जो बैलगाड़ी है वो घर से तो बाहर खड़ी थी। अब मैं कुछ सामान लेने अंदर आया बहुत तेजी से, और लेके जैसे ही भागा जीने के सामने से, मैंने देखा वो जीने से उतर रही है और 4-5 सीढ़ी उतर गई है वो। और उतरते उतरते जब मैं बाहर की ओर भाग रहा था सामान लेके, बहुत तेजी से भाग रहा था कि इसे पता न चले, कभी ये फिर जाने की जिद करेगी। इतने में ही मैंने देखा कि उसका पैर फिसल गया जीने से। अब मैं एकदम सत्य घटना बताता हूँ कि मैं आगे की और जो मेरी गति थी बहुत तेज, मैं लौट के भी आया हूँ। लौट कर आने के बाद में मैं जीने पर चढ़ा भी हूँ, और वो 2 या 3 सीढ़ियां ही गिर पाई होगी। इतने में मैंने उसका जाके सिर पकड़ लिया, नहीं तो उसका सिर जाके एकदम से सीढ़ी में लगने ही वाला था। नहीं तो सीढ़ी में पहले उसका सिर लगता, फिर नीचे गिरते गिरते पता नहीं और कितनी बार लगता, और उसे बढ़िया चोट लगती उस दिन। लेकिन बचा लिया उसे। और मैं फिर वही बात कहूंगा, मैंने कोई महान काम नहीं किया, ऐसा बहुत लोग करते हैं। लेकिन यहाँ से सीखने वाली बात क्या है कि इतनी जो गतिशीलता रही वहां पर, जिसके कारण मैं शीघ्रता से लौटा भी हूँ, और लौट के कई सीढ़ियां एकदम से चढ़ गया हूँ। 2-3 सीढ़ियां तो ऐसी छोड़ के ही चढ़ गया था मैं। इन सब में बड़ी भूमिका जो रही वो रही मेरे रजोगुण की, जो मेरे भीतर बढ़िया से काम करता है, या जिसका मैं यथावत उपयोग लेता हूँ। और फिर मैं वही बात कहूंगा, ऐसा नहीं कि वहां पर तमोगुण काम नहीं कर रहा था या सत्वगुण काम नहीं कर रहा था। वो जो ज्ञान काम कर रहा था कि बिटिया यदि ऊपर से फिसलेगी, बहुत चोट लगने वाली है, और मैं यदि शीघ्रता से लौटकर उसे पकड़ लेता हूँ तो मैं बचा लूंगा, अन्यथा फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, उसका गंभीर चोट लगेगी। ये जो ज्ञान काम कर रहा है, मुझे कितनी सीढ़ियां छोड़ के ऊपर चढ़ना है, कितनी तेज छलांग मारनी है, इसका जो ज्ञान मेरे भीतर है, पहले से अर्जित है, वो सत्वगुण के कारण से है। तो ये 2 उदाहरण मैंने आज और रखे हैं। तो इन उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि सत्वगुण का, रजोगुण का हम ऐसे भी लाभ ले सकते हैं, सत्वगुण का ऐसे भी लाभ ले सकते हैं। और तमोगुण
जो एक स्थिरता बनाए हुए है, जिसने मुझे तेजी से लौटने पर मजबूर कर दिया, वहां रोका, मेरी गति को रोका, और आगे जिस सीढ़ी पर मेरा पहला पैर पड़ा वहां एक गति रुकी मेरी, एक कुछ समय के लिए स्थिरता बनी, और आगे जो मैं जाके उसको रोक पाया वहां भी स्थिरता थी, थोड़ी सी, भले कुछ समय के लिए थी, अल्प समय के लिए थी, जितना तमोगुण था वो स्थिरता दे रहा था वहां पर। ये बहुत बारीक प्रक्रिया थी जो बड़ी शीघ्रता से हो गई थी, कुछ सेकंडों में, 1 या 2 सेकंड में ये काम हो गया सारा। लेकिन माइक्रो सेकंड्स में ही सही, लेकिन जो ये प्रक्रिया, जो ये गतिशीलता, या जो ये स्थिरता, या जो प्रकाशशीलता जो आपको पीछे बताई है, ये जो कुछ भी हुआ, तीनों चीजें हुई, तीनों चीजें अपना बराबर काम कर रही थी। इसका हमें बारीकी से बाद में समझना होता है, तुरंत तो हम नहीं समझ सकते कि वहां क्या क्या हुआ था, उस समय समझ भी नहीं सकते क्योंकि इतना तेज हो रहा था। ये तो बाद में ही पकड़ में आता है जब हम अच्छे से बैठकर विचार करते हैं। अब ये तो हुआ कि जब हम रजोगुण को खूब उभारें, खूब इसका लाभ लें भरपूर। अब रोकना कहाँ है इस रजोगुण को, पहले रजोगुण पर बात करेंगे। सत्वगुण को तो कोई रोकना पसंद नहीं करेगा ना, सत्वगुण तो जितना बढ़े उतना लाभकारी, जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ज्ञान कराएगा, जितना अच्छी स्थिति में होगा व्यक्ति के भीतर उतना ही प्रकाश होगा, उतनी ज्यादा चीजों को प्रत्यक्ष कर पाएगा, साक्षात्कार कर पाएगा, उसके भीतर उतनी ज्यादा शांति होगी, स्थिरता होगी ऐसे व्यक्ति के भीतर, जितना ज्यादा सत्वगुण बढ़ेगा। तो इसको तो रोकने की मैं बात बताऊंगा भी नहीं आपको, तो रोकना है भी नहीं। लेकिन अब बात है रजोगुण को रोकने की। रजोगुण को रोकना कहाँ है, तो ये रोकना है जब हमें किसी कार्य में अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता हो। कोई भी कार्य उठा लीजिए, अपने व्यवहारिक जीवन में मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन करने बैठे हैं, और अध्ययन करने का मतलब है कि केवल अध्ययन करने बैठे हैं और कोई तनाव है ही नहीं है और कोई कार्य है ही नहीं। अब ऐसे में हम पूरी ताकत लगा दें कि अब रजोगुण उभरे ही ना। ऐसा नहीं है कि अब रजोगुण काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन जो रजोगुण उभर के हमारी चंचलता को बढ़ाए और हमारे ध्यान को भटकाए, उस रजोगुण को रोकना है यहाँ पे। नहीं तो देखिए, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि ये रजोगुण तो वहां भी काम करेगा जब हम अपना अध्ययन पूरी एकाग्रता से करेंगे। सत्वगुण को कितना भी उभार लें, रजोगुण का लेश मात्र तो रहता ही रहता है, चाहे कम मात्रा में रहे। कैसे बताया था मैंने आपको, जब हम एक शब्द से दूसरे शब्द पर जाते हैं, दूसरे शब्द से तीसरे शब्द पर जा रहे हैं, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति पर, या कोई डायग्राम चित्र बना हुआ है उस चित्र का अवलोकन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखने में कभी पेन पर ध्यान है, कभी सामने वाली पुस्तक पर ध्यान है, कभी दूसरे नोट्स पर ध्यान है, कभी किसी चीज पर ध्यान है, या सामने फोन में देखकर हम नोट्स बना रहे हैं, किसी टीचर को पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो भी बार बार जो ये ध्यान कभी मोबाइल की स्क्रीन पर है, या सामने जो क्लास चली उस पर हमारा ध्यान है, फिर नोट्स पर ध्यान है, पेन पर ध्यान है, और साथ में पुस्तक खुली है उस पर ध्यान है। तो जो गतिशीलता है, गतिशीलता तो यहाँ भी है, इतनी तो रहेगी, ये सामान्य है। यहाँ रजोगुण को रोकने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन उस रजोगुण को रोकने की आवश्यकता जो हमारे ध्यान को बाहर जाते वाहनों के शोर की ओर ले जाता है बार बार। अब आप पकड़ पा रहे होंगे मेरी बात को। या हम दूसरे कमरे में संगीत चल रहा है, हमारा बार बार ध्यान फिर उधर जा रहा है, बाहर डीजे चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, संगीत चल रहा है, उधर ध्यान जा रहा है हमारा। रसोई घर से आती गंध पर ध्यान जा रहा है हमारा पढ़ते समय, कि अब क्या बन रहा होगा, एक बार देखा है रसोई में। तो फिर हमारी चंचलता बढ़ेगी, अधिक बढ़ेगी। ऐसे समय में हमें हमारे इस रजोगुण को रोकना होता है। कहाँ उपयोग लेना था इस पर खूब चर्चाएं हो गई हैं, अब कहाँ रोकना है इसका एक उदाहरण आपको बता दिया है। और देख लीजिए और कैसे करते हैं, जो मैंने पीछे खूब चर्चाएं पिछली कक्षाओं में की थी, जब ध्यान और एकाग्रता की, ध्यान और व्यावहारिक एकाग्रता की बात की थी। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय टीवी चला रखा है, तो देखिए कितने सारे विषय एक साथ उपस्थित होते हैं। भोजन करने में रस पर ध्यान है, रस पर भी चित्त लगा हुआ है, मन लगा हुआ है। सामने जो स्क्रीन चल रही है उस पर भी ध्यान है, वहां से आता हुआ जो शब्द है उस टीवी में से उस पर भी ध्यान है। और मान लीजिए पंखा भी चल रहा है, मैंने आपको बताया, तो फिर उससे आते स्पर्श पर भी ध्यान है। तो चित्त बार बार अलग अलग विषयों पर जाता है। ऐसे समय में जो हमारे चित्त में जो रजोगुण है, जो क्रियाशीलता है, चंचलता है, उसको रोकना होता है। अर्थात कैसे रोकें फिर, सामान्य रूप से कैसे समझें इस बात को, जब भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करें उस समय। मैंने कई सारे लोगों को देखा, जैसे मैंने फोन किया किसी को, मैंने पूछा
कि कैसे हैं आप, ऐसे सामान्य बात शुरू हुई। अब मैंने पता कर लिया कि वो भोजन कर रहे हैं, क्योंकि बोलते समय पता चल जाता है कि ये व्यक्ति भोजन भी कर रहा है। कई लोगों को बताता हूँ मैं, खूब अच्छे आचार्यों को भी मैंने फोन मिलाया, वो भोजन कर रहे हैं। मैंने कहा आप भोजन कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ जी मैं भोजन कर रहा हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ ठीक है मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, और वो मुझे तुरंत रोकते हैं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बात कीजिए, आपको जो बात है वो बताइए ना, मैं खाना खाते खाते मैं आपसे बात कर लूंगा, आप बताइए। मैंने कहा नहीं, आप पहले भोजन कीजिए, आपका सारा ध्यान भोजन पे होना चाहिए। और वो महाशय किस बात पे तुले हुए हैं? अरे आप बताइए ना, मैं भोजन कर लूंगा और मैं आपकी बात भी सुन लूंगा, मैं आपको समाधान भी दे दूंगा, या आपको जो चाहिए मैं बता दूंगा। ऐसे ऐसे महान लोग भी हैं हमारे यहाँ, और ऐसा करते हैं, हर दिन करते हैं हम लोग। कान पे फोन चिपका रहेगा और हम भोजन कर रहे हैं। ये आजकल तो डाइनिंग टेबल जो हमारे होते हैं, जहाँ हम भोजन करते हैं, वो होते ही ऐसी जगह है जहाँ टीवी स्क्रीन लगी हो, या जहाँ डाइनिंग टेबल होता है वहाँ टीवी स्क्रीन होती ही होती है आजकल लोगों के घरों में। और ना भी हो तो हर व्यक्ति के हाथ में तो टीवी स्क्रीन है ही, ये जो अभी आपके हाथ में है। और तो और मैं अपनी आदत बताता हूँ, मैं खुद कोई ना कोई सीरियल, कोई ना कोई कक्षा चला के बैठता था, कोई मूवी चला के या कुछ भी चला के भोजन किया करता था। लंबी आदत थी मेरी। और छोड़िए ये तो कुछ भी नहीं, मैंने जीवन का लगभग 17-18 साल एक गंदी आदत को बनाए रखते हुए किया। वो क्या था? जब मैं भोजन करता था और मेरे सामने एक पुस्तक खुली होती थी, कोई भी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, कहानियों की, कविताओं की पुस्तक, धार्मिक साहित्य, कुछ भी, सैकड़ों पुस्तकें मैंने ऐसे ही कवर की हैं भोजन करते समय। और मैं मानता था कि मैं बहुत महान आदमी हूँ, मैं बहुत महान काम करता हूँ, मैं एक साथ दो दो काम निपटा सकता हूँ। बाकी आप लोगों में तो क्या विशेषता है? मुझ में विशेषता देखिए, मैं एक साथ इतने काम कर सकता हूँ। लेकिन वो गोलूपन था, वो बेवकूफी थी, गधापन था वो। मैं स्पष्ट कहूंगा, गधापन था, जिसको मैं अपनी संस्कृत भाषा में कहता हूँ गर्दभत्व, है ना। क्योंकि जब एक समय में हम एक काम कर रहे हैं तो हम एक काम करें, रस पर ध्यान जाएगा हमारा, या उस रस से भीतर जाके क्या क्या बनने वाला है उस पर ध्यान जाएगा हमारा, वो रस भीतर जाके कैसे कैसे काम करेगा इस पर ध्यान जाएगा हमारा, या वो से जाकर कौन कौन सी धातुएं बनेंगी, उन धातुओं से किस चीज क्या क्या होगा शरीर में, या वो मन पर कितना प्रभाव डालेंगी, बुद्धि पर कितना प्रभाव डालेंगी, या पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव डालेंगी, ऐसा ध्यान हमारा किसी का रहता है? बताइए। भोजन करते समय हम कोई रस ले रहे हैं, कोई भी रस है, मान लीजिए मधुर रस ले रहे हैं, मधुर, मीठा, कभी विचार होता है कि भीतर जाके क्या करेगा, किस चीज का वर्धन करेगा, या किस प्रकार की हानि करेगा, क्या बढ़ाएगा, क्या घटाएगा, या हमारी धातु में किस प्रकार से वृद्धि करेगा, या क्षीण करेगा, क्षय करेगा? बताइए कितने लोगों का ध्यान होता है भोजन करते समय? बस सामान्य रूप से पूछ रहा हूँ, आप बताइए मत, मैं समझ गया कि आपके क्या उत्तर होंगे। इसका मतलब भोजन करते समय जहां मन होना चाहिए, जहां एकाग्रता, जहां सत्वगुण का उभार होना चाहिए, नहीं होता हमारा, वहां हमने मन को बांटा हुआ है कई कई स्थानों पर। दूध पी रहा हूं मैं, दूध पीते समय भी मैं सोचता हूँ कि इस समय कुछ और निपटा लूं, इतनी देर में दूध पीते पीते भी कुछ और काम हो जाए इतनी देर में थोड़ा सा, जबकि ये विचार नहीं करता कि दूध भीतर जाके करने वाला क्या है, ये किस किस चीज में वर्धन करेगा या किस किस चीज का क्षय करेगा। इस समय दूध पीना ठीक है नहीं है? किस प्रकार के एंजाइम सक्रिय होंगे जो दूध का पाचन कराएंगे? क्या इस समय दूध पीना ठीक है जब मैं सुबह में दूध पीता हूँ? बताइए, विचार कितने लोगों का होता है? नहीं होता। या इसके अलावा मैं कुछ भी भोजन कर रहा हूँ या कोई भी द्रव पदार्थ पी रहा हूँ, कितना ध्यान होता है हमारा? नहीं होता। ये तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया, बस एक उदाहरण। ऐसा हम अपने व्यवहारिक जीवन में सैकड़ों कामों को करते हुए बिगाड़ करते हैं अपना। जब हम खूब चंचलता बढ़ा रहे होते हैं अपनी, जब खूब सक्रियता हमारे चित्त में होती है, भयंकर सक्रियता, और वो चंचलता कहाँ नुकसान करती है, कहाँ हानि करती है? जब हम ध्यान में बैठते हैं शाम को या सुबह में, और फिर हम क्या शिकायत करते हैं लोगों के सामने, या क्या शिकायत करते हैं आचार्यों के, साधकों के, गुरुओं के पास जाके या उपासकों के पास जाके? ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता जी, खूब प्रयास करते हैं, खूब जतन करके देख लिए, यत्न करके देख लिए, प्रयत्न करके देख लिए, कुछ नहीं होता, ध्यान लगता ही नहीं हमारा। ध्यान लगे कैसे? दिन के जो इतने सारे घंटे हैं, 12-12 घंटे हमने अपने ध्यान को बिगाड़ा है, और अब हम चाहते हैं कि 25 मिनट के लिए हमारा ध्यान एक जगह हो जाए, आधे घंटे के लिए हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए। होगा क्या? आप विचार कीजिए।
असंभव है, असंभव नहीं हो सकता। यात्रा करते समय हमारा ध्यान एकाग्रता, हमारी पूरी एकाग्रता यात्रा में नहीं होती। उस समय भी हम सोचते हैं कि कुछ चीजें निपटा लें, वो कोई गलत भी नहीं है। खैर, यात्रा में उतनी एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। यदि यात्रा में केवल यात्रा का आनंद लिया जाए, यात्रा में भी हम केवल यात्रा में रहें, है ना, समझ पा रहे होंगे आप। यात्रा में ही, यात्रा करते समय केवल यात्रा में रहें, तो जो एकाग्रता वहां रहेगी वो आगे बड़ा लाभ देने वाली होगी। और कोई भी व्यवहार ले लीजिए, एक उदाहरण और देता हूं आपको, देखिए। स्नान करते हैं हम, स्नान करते समय कितने लोगों का केवल स्नान पर ध्यान रहता है। पहले खूब चर्चा हुई थी, बताया था मैंने, फिर बता रहा हूं क्योंकि प्रासंगिक बात है। स्नान करते समय बाथरूम सिंगर, बहुत, हर घर घर में बाथरूम सिंगर है, हमारे भीतर का बाथरूम सिंगर जागता ही है वहां पे। और जब हमारा ध्यान त्वचा पर या शरीर के उन अंगों की स्वच्छता पर होना चाहिए कि जिनके लिए हम स्नान करने गए हैं, एक एक अंग पर हमारा ध्यान हो कि देखिए ये शरीर किस प्रकार से नियमित मल स्रावित करता रहता है, मल निकलता रहता है, इसमें से निरंतर मल निकल रहा है। प्रतिदिन स्वच्छ करता हूँ, लेकिन देखिए फिर मल आ जाता है, बाहर से आता है, भीतर से मल आता है, बाहर से धूल आदि के माध्यम से आता है और भीतर से पसीने या अन्य माध्यमों से आता है। कितना इस शरीर को मैं पवित्र मानता हूँ, लेकिन हर दिन इतनी इतनी अशुद्धि, इतनी अशुद्धि। कैसा कैसा ये शरीर है, फिर भी दूसरों के शरीरों के प्रति इतना आकर्षण। स्त्री का पुरुष के शरीर के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के शरीर के प्रति आकर्षण क्यों बनता है? हर दिन स्नान कर रहा हूँ, हर दिन धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। ये चिंतन कितने लोगों का रहता है बताइए स्नान करते समय? नहीं रहता ना। वहां तो ध्यान किस चीज पर रहता है? ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हैं, अरे अभी तो खाना बनाना, बस जल्दी से नहा लूं क्योंकि बच्चे फिर स्कूल जाएंगे, खाना बना लूंगी तो उससे पहले जल्दी नहा लेती हूँ, पहले पहले जल्दी नहा लेती हूँ। और जल्दी जल्दी नहाने में ध्यान कहाँ है इनका? देवी जी का ध्यान है बच्चों पर, बच्चे लेट ना हो जाएं या श्रीमान जी लेट ना हो जाएं। या बच्चे भी हैं, बच्चे स्नान करने जा रहे हैं तो ध्यान कहाँ है? आज लेट हो जाऊंगा स्कूल के लिए, बस छूट जाएगी या बाइक छूट जाएगी, पिताजी मारेंगे, डांटेंगे, टीचर्स डांटेंगे, वहां पर लेट हो गया तो खड़ा होना पड़ेगा वहां पर। ध्यान सारा कहाँ है? बाहर की चीजों पे लगा हुआ है। शरीर पर कितने लोगों का ध्यान है स्नान करते हुए? चंचलता बढ़ेगी कि घटेगी मुझे बताइए? बहुत बढ़ेगी, अत्यंत बढ़ेगी। एक स्थान पर हमारा चित्त है ये नहीं है। हम रोक के ही नहीं रखते अपने चित्त को एक स्थान पर, और फिर क्या शिकायत करते हैं, या अपेक्षाएं कितनी बड़ी होती हैं कि ध्यान करें तो बस वहां ध्यान में एक बार एकाग्रता बन जाए, या पढ़ने बैठे तो पढ़ाई करते समय अच्छे से पढ़ाई हो, ये मन बार बार ना भटके। नहीं तो पढ़ने बैठते हैं, थोड़ा सा पढ़ा नींद आ गई, थोड़ा सा पढ़ा कोई और विचार आ गया, थोड़ा सा पढ़ा फोन की तरफ ध्यान चला गया। एकाग्रता को रोक ही नहीं पा रहे हैं, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, मन को टिका नहीं पा रहे हैं एक विषय पर। फिर फोन उठा लिया और फोन में कितनी देर के लिए लग गए, फिर समय नहीं रहता। फोन उठाया था एक एक डाउट सॉल्व करने के लिए कि चले गूगल पे जाके ये देख लेता हूँ, फिर फोन में कब तक के लिए चलेगी फिर पता ही नहीं चलता। और आजकल के विद्यार्थियों की यही स्थिति है, फोन केवल इसलिए लेते कि एक छोटा सा डाउट है, बस ये देख यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके देखना है, लेकिन वो फिर फोन में ही लगे रह जाते हैं, वो डाउट तो फिर बहुत पीछे रह जाता है। कारण क्या है? कारण यह है मन पर नियंत्रण नहीं है, अभ्यास ही नहीं है। चित्त की चंचलता को बनाए रखने के लिए हमने खूब अभ्यास किए हैं, यानी चंचलता बनी रहे, इसमें निरंतर अस्थिरता बनी रहे, इसके लिए तो खूब प्रयास है हमारा। और देख लीजिए, अब देखिए एक और उदाहरण बताता हूँ क्योंकि प्रासंगिक है, पहले तो खूब बात हुई है इस पर, आज फिर देख लीजिए। वॉशरूम में जाते हैं हम लोग फ्रेश होने के लिए, शौचालय में। अब सब लोगों के कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि करते हैं ऐसा। वहां जाके एक अलग ही माहौल होता है सबके साथ। वो कौन सा माहौल होता है? सबसे पहला माहौल तो हमारे कई सम्माननीय सदस्यों के साथ भी होता है। कौन सा? फोन लेके जाएंगे, फोन लेके बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे दिन भर समय ही नहीं मिलता इनको फोन देखने के लिए, तो अब वहां एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट निपटाने हैं इन्हें, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बचा हुआ था वो वॉशरूम में जाके पूरा होने वाला है। अगर वहां का भी समय का सदुपयोग नहीं किया तो इनके व्यापार में घाटा आ जाएगा।
बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होगा, इसलिए ये वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं या लैपटॉप लेके जाते हैं ना। लैपटॉप तो खैर कोई नहीं ले जाता, ले जाने वाले ले जाते हैं। नहीं तो विदेशों में तो लोगों ने लाइब्रेरी बना रखी है। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, वहां पर तो लोगों ने लाइब्रेरी बना रखी है। सच में कह रहा हूँ, झूठ बात नहीं है, क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है, लोगों का पाचन तंत्र ठीक नहीं होता, तो शौचालय में घंटों घंटों बैठना होता है उन्हें। और उसके लिए फिर अब घंटों क्या करें, तो पढ़े वहां बैठ के आराम से, उसके ऊपर शीट के ऊपर बैठ के तो वो पढ़ते रहते हैं। अब ध्यान होना कहाँ चाहिए हमारा? हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं जी, वहां पे ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? देखिए, ये बड़ी महत्व की बात है। ध्यान होना इस चीज पे चाहिए कि जिस शरीर को मैं इतना पवित्र मानता हूँ, देखिए कितना दूषित शरीर है ये। जिन शरीरों के प्रति इतना आकर्षण, अन्यों के शरीरों के प्रति भी, या अन्यों का मेरे प्रति, या मेरा मेरे शरीर के प्रति इतना आकर्षण है, ये स्थिति है शरीर की। इतना मल मैं इतना पवित्र मानता हूँ, इतना पवित्रता से भोजन करता हूँ, और परिणाम ये इतना दूषण, इतना प्रदूषण, ये स्थिति मेरे शरीर की। ये चिंतन होना चाहिए। जिस शरीर के प्रति इतना राग, इतनी आसक्ति मेरी, जहाँ स्वच्छ चमकाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयत्न, जद्दोजहद मेरे चलते रहते हैं, इतना इतना धन में व्यर्थ करती हूँ और करता भी हूँ, तो इतना सारा धन जो ब्यूटी पार्लर्स में या सैलून्स में मेरा जाता है, उसकी ये स्थिति है शरीर की। ये चिंतन वहां होना चाहिए, वॉशरूम में बैठ के। लेकिन चिंतन किस चीज पे चलता है? चिंतन हमारा वहां मौलिक कल्पनाओं पे चलता है। मौलिक कल्पना, रचनात्मकताओं पे, क्रिएटिविटी चलती है बहुत सारे लोगों की। कविताओं के रचन होते हैं वहां पे, श्लोकों के श्लोक रचते हैं लोग वहां पे। ऐसा भी होता है सच में। मजे की बात बताता हूँ आपको, ये कविताएं लिख के लाते हैं लोग और बताते हैं बड़े फक्र से, गर्व से बताते हैं कि देखिए, ये कविता में का विचार ना आज मुझे वॉशरूम में आया था, और वहां से कविता की रचना हुई। और मैं भी उसी गोलूपन का कभी शिकार हुआ करता था प्राचीन काल में। इसलिए ये बात कह पा रहा हूँ। तो ये जो आपके सामने विचार जा रहे हैं, इतने महान विचार, ये ऐसा नहीं है कि ये जन्मजात विचार हैं, गोलूपन से निकले हुए विचार हैं। ये उसी जो बिगाड़ किया मैंने भी अपना, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। तो जब हम शौचालय में जाएं, तो जिस कर्म को वहां करने जा रहे हैं, उसी संबंधी विचार हमारे होने चाहिए। ठीक है जी। और भी ले लीजिए, कोई और उदाहरण हो सकता है आपका। देखिए, एक बताता हूँ, माताओं की बहुत बड़ी कमी है हमारी कक्षा में। जितनी माताएं हैं ना, या बहनें भी हैं जो भोजन बनाने का काम करती हैं, ध्यान से सुनिएगा। और मैं एक बात, ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे किसी ने बोध कराया था ना इन सब चीजों का, तो उनके एक बार कहने पर मैं नहीं माना, दो बार कहने पर नहीं माना, तीन बार कहने पर नहीं माना, कई कई बार उन्होंने मुझे समझाया, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे इन सब चीजों को बताया, योग दर्शन पढ़ाया जिन्होंने मुझे, तब जाके मुझे स्वीकार हुआ इन सब चीजों के बारे में। तो आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं बार बार इन बातों को रिपीट करता हूँ, तो क्या मैं ये पुनरुक्ति दोष नहीं करता हूँ? बार बार कहने का एक दोष होता है, तो मैं वो दोष करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार में ये बात समझ में आती ही नहीं है। सत्य कह रहा हूँ, आप फिर करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पिछली कक्षा में जितने लोग होंगे, आज मुझे बता दीजिए कितने लोग इस बात का पालन करते होंगे, यदि पहले से वो गलती करते होंगे और उस दिन उन्हें एहसास हुआ होगा कि हाँ भाई, ये तो हम गलत करते थे, और आज सुधार कर लिया होगा उन्होंने। बहुत कम ऐसे होंगे, डेसिमल्स में ऐसे लोग होंगे, 1-2% लोग होंगे बस। नहीं तो अपना बिगाड़ करने का इतना अभ्यास हम लोगों को हो चुका है कि कोई व्यक्ति कई कई बार बताता है, तब जाके सुधार होता है इस वाली चीज में जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं उदाहरण आपको बता रहा था ना, माताओं का। माताएं भोजन बनाती हैं। शाम को ज्यादा होता है ये काम, सुबह में तो वैसे ही इन्हें जल्दी रहती है। तो जब शाम को भोजन बनाती है, समय भी पर्याप्त होता है भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाएंगी तो किसी का फोन मिला के बैठ जाएंगी। क्यों फोन मिलाएंगी? फोन इसलिए मिलाना है कि सामने वाले को ये एहसास हो, पहला तो कि हाँ भाई देखो, इतनी व्यस्त हैं कि काम करते करते इन्हें बात करनी पड़ती है, वैसे टाइम नहीं मिलता देवी जी को। आप में से किसी को ये बात गलत लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो इनको ना फोन तभी मिलाना है जब ये रोटी बनाती हैं या खाना बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, तब जरूर फोन मिलाएंगी। क्यों?
ताकि सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि देखो इतना भी समय नहीं मिलता पूरे दिन बात करने का, इसलिए खाना बनाते बनाते बेचारी को बात करनी पड़ती है, और देखिए कितना काम करती है पूरा दिन। जबकि मैं ऐसी कई देवीजियों को जानता हूँ जिनको दिन में सोने के लिए 4 घंटे चाहिए, लेकिन फोन उसी समय मिलाएंगी जिस समय भोजन बना रही होती हैं। और अपने ही बिल्कुल अपने परिवारों की स्थिति बता रहा हूँ मैं, कहीं बाहर की नहीं कि मैं कल्पनाओं में बात कर रहा हूँ, एकदम सत्य बता रहा हूँ। 4 घंटे सोने के लिए पर्याप्त हैं, और रात्रि के 8-9 घंटे तो हैं ही इनके सोने के, क्योंकि इन्हें एहसास कराना है कि हाँ भी बहुत परिश्रम करती हैं। अब देखिए ध्यान कहाँ होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए भोजन बनाने पर, सारी एकाग्रता होनी चाहिए भोजन के निर्माण पर, उस प्रक्रिया पर, कि एक भी पदार्थ हमारे भोजन में ऐसा ना डले कि जिससे न केवल मेरे बच्चे, न केवल मेरे पति, न केवल मेरे सास ससुर, न केवल मेरे माता पिता, बल्कि इस परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य उत्तम रहे इन पदार्थों से। एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जाना चाहिए, जबकि मैं जो भी बनाऊं आयुर्वेद के अनुसार, या जो सही स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व हो सकते हैं उनके अनुसार मैं ऐसे भोजन का निर्माण करूं जो उत्तम स्वास्थ्य को देने वाला हो। इस पर बताइए कितनी देवियों का ध्यान होता है, कितनी माताओं या बहनों का ध्यान होता है। होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत गलतियां होती हैं ऐसे समय भी। फोन मिला के बैठना है, सारी बातें उस समय होनी है, सारे राग या द्वेष से संबंधित लड़ाइयाँ, इधर का उधर, उधर की इधर, ये तमाम झगड़ों की बातें, कहा सुनी ईर्ष्या से संबंधित बातें भोजन बनाते समय होनी है जरूर। और फिर उन सब का प्रभाव इस भोजन में जाता है, और इस भोजन को करने वाले जो लोग हैं, उस परिवार के सदस्य, वो इससे प्रभावित होते हैं और कुप्रभावित होते हैं, दुष्परिणाम जाता है उनके भीतर।